Hello student, I am Shweta Dubey, Assistant Professor, the Graduate School College for Women. वैदिक एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं और उसका आज का सब टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षण व्यवस्था और करिकुलम इन वैदिक एजुकेशन, पाठ्यक्रम वैदिक शिक्षा में। प्राचीन भारत में मुनियों व महर्षियों ने शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। यह शिक्षा व्यवस्था दो रूपों में उपलब्ध थी: प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा, इस समय बालकों को घर में ही शिक्षा दी जाती थी। जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तब उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ विद्या आरंभ संस्कार से होता था। यह संस्कार कुलपुरोहित द्वारा संपन्न करवाया जाता था। बालक को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाकर कुलपुरोहित के सामने बिठाया जाता था। फिर उसके सामने नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर चावल बिछा दिए जाते थे। उसके बाद मंत्रोच्चारण, पूजा अर्चना की जाती थी। फिर कुलपुरोहित बालक की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावल पर अक्षर बनाना सिखाते थे। यहीं से बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। प्रारंभिक शिक्षा का काल अल्तेकर के अनुसार 6 वर्ष माना गया है और माताएं जो थीं वो बच्चों को सर्वप्रथम कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाती थीं, उन्हें कंठस्थ करवाती थी। तत्पश्चात पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी। प्रारंभिक भाषा ज्ञान, प्रारंभिक व्याकरण, छंद शास्त्र, व्यवहारिक गणित की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को कहानियों द्वारा बालक की कल्पना शक्ति का विकास व चरित्र निर्माण किया जाता था, क्योंकि जो उच्च शिक्षा में जाने की आयु थी वह 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए थी, इसी तरह क्षत्रिय वैश्य के लिए थी। तो इतना जो लंबा समय वो बचपन से लेकर रहते थे तो उनको उस शिक्षा के लिए तैयार किया जाता था परिवार में। उच्च शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा का श्री गणेश 5वीं शताब्दी पूर्व से ही माना जाता है। यहीं से उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बालक गुरुकुल में प्रवेश करने के सुयोग्य हो जाता था। मतलब प्रारंभिक शिक्षा उसने जब ले ली उसके बाद वह गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता था। माता पिता भी उसे इस चीज़ की तैयारी रखते थे कि बच्चे को हमें गुरुकुल में भेजना है, उसे परिवार से दूर रहना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बालकों को पढ़ने के पहले उपनयन संस्कार आवश्यक था। वैदिक कालीन शिक्षा में साहित्य व धर्मशास्त्र अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी। मतलब दर्शन शास्त्र और साहित्य धर्मशास्त्र की जो अवधि थी वह 10 वर्ष थी। एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगते थे। 2 वेद के अध्ययन में 24 वर्ष। मतलब वह 12 वर्ष का जब अध्ययन कर लेता था तब उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी। फिर और 12 वर्ष जब 24 वर्ष अध्ययन करता था तब उसे बसु की उपाधि मिलती थी। फिर 36 वर्ष में जब तीसरे वेद की जब वो अध्ययन कर लेता था तब उसे रुद्र की उपाधि मिलती थी। और चौथे वेद 48 वर्ष की अवस्था में उसे आदित्य की उपाधि मिलती थी। जिस तरह अभी स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल इस तरह की उपाधियाँ अलग अलग विषय के लिए मिलती हैं, उस तरह इनको वेदों के लिए मिलती थी। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण था कि जब तक वह शिक्षा ग्रहण करते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें करना आवश्यक था। 12 वर्ष के उपरांत भी वो शिक्षा छोड़ सकते थे एक वेद का ग्रहण करके, तब वह गृहस्थ आश्रम में जाते थे। अगर उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा जब तक नहीं ली 48 वर्ष तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। अब हम करिकुलम की बात करेंगे। जो पाठ्यक्रम था उसे 2 भागों में विभाजित किया गया था: परा विद्या, परा स्पिरिचुअल, और अपरा विद्या, अपरा और वर्ल्डली जो एजुकेशन होता है उसमें विभाजित किया गया था। परा विद्या के अंतर्गत ध्यान से देखिए, सुनिएगा आप, वेद, पुराण, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषयों का समावेश था। वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का समावेश हुआ: 4 संहिताएं, ऋक, यजु, साम, ये मंत्र भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य में कर्मकांड की विवेचना, आरण्यक, कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना। आरण्यक वैदिक यज्ञादि कर्मों के तत्व का विचार करते हैं आरण्यक में। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन है इसमें। और
पांचवा है वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मतलब ये परा विद्या के अंतर्गत आते थे। इसमें ये चार भाग जो शुरू के हैं, जो वेद हैं वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, और उसके बाद जो ग्रंथ हैं वो स्मृति के अंतर्गत आते थे। उपनिषद, वेदांग, ये सब स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते थे, और वह श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता था। श्रुति साहित्य में कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा जो डायरेक्ट ऋषि मुनियों को मतलब जो उपदेश दिए गए हैं वह है, और स्मृति साहित्य वो अपने स्मृति के आधार पर जो लेखबद्ध उन्होंने किया उसे स्मृति साहित्य कहते हैं। पहले चारों को मिलाकर वेद बनते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में हर वेद में कुछ संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक रहते थे, और उपनिषद दर्शन के ग्रंथ थे। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रंथ वेदों के अंत में आते हैं। इस तरह हमने बात की, और आरण्यक का अर्थ, ब्रह्म ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गद्य है, कर्म कांड है, इनका अध्ययन हमने आज किया। आज हमने इसे समझा, और आगे हम जानते हैं, और आगे हम वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद कहा गया है जिसे, इसमें 10 विभाग थे और 1000 से अधिक सूक्त प्रार्थनाएं थीं, और प्रत्येक सूक्त में कई श्लोक, कई ऋचाएँ थीं, और पूरे ऋग्वेद में लगभग 10,000 ऋचाएँ हैं। देखिए ये आपके टिक मार्क में भी इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। सामवेद में ऋग्वेद के ही चुने हुए सूक्त हैं और गायन के उपयुक्त बनाकर प्रस्तुत किया गया है। सामवेद संगीत पर बल देता है। यजुर्वेद में भी अधिकतर सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में यज्ञ पद्धति पर बल दिया गया। इसमें गद्यात्मक मंत्रों की अधिकता के कारण इसका नाम यजुर्वेद है। कुछ पदबंध भी हैं, मंत्र भी हैं, मतलब गद्य और पद दोनों तरह के मंत्र हैं जो अर्धयुग्य के उपयोगी हैं। यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद की विशेषता यह है कि यह जादू टोने से संबंधित बहुत सी सामग्रियां पाई जाती हैं जो संभवतः आर्यतर स्रोतों से आई हैं। इस वैदिक शब्द राशि का प्रचार एवं प्रयोग मुख्यतः अथर्व नाम के महर्षि द्वारा किया गया था। महर्षि थे, इसलिए इनका नाम अथर्ववेद है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पाठ्यक्रम के बारे में बताइए, व्यवस्था के बारे में बताइए, तो आपको इस तरह से सिर्फ विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करना उचित होगा। इसी तरह पराविद्या में 6 वेदांग भी हैं। शिक्षा या ध्वनि और उच्चारण की विवेचना करने वाला शास्त्र है। कल्प यह यज्ञ अनुष्ठानों की पद्धति का शास्त्र था। निरुक्त, इस शास्त्र में वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की व्याख्या की गई है। व्याकरण, इसका अर्थ नाम से स्पष्ट है कि व्याकरण के बारे में बताया गया है। छंद और दोहा सोठा हम जानते हैं, ये भी हम समझ रहे हैं कि इसका भी ये भी वेदांग में आते थे, 6 वेदांग के रूपों में। फिर ज्योतिष, वैदिक काल में ज्योतिष का अर्थ मुख्यतः नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन था। राशियों की अवधारणा नहीं थी और फलित ज्योतिष भी नहीं था। अब हम अपरा विद्या की बात करते हैं। ये तो रही परा विद्या की बात कि ऋषि मुनियों के द्वारा दी जाती थी, पर जीवन जीने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक था। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, औषधि शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, धनुर्विद्या आदि लौकिक विषय सम्मिलित थे। वैदिक काल के बाद कई अन्य विषय भी शामिल किए गए थे, जैसे मीमांसा, वेदांत, साख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, साहित्य, अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। हमने जो भी नाम पढ़ा, इन सभी शास्त्रों की शिक्षा के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के बारे में पर्याप्त सामग्री चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उपलब्ध है। इन ग्रंथों के अनुसार यह शिक्षा प्रवीण वैद्यों द्वारा दी जाती थी। पूरा पाठ्यक्रम 6 वर्षों में समाप्त होता था। चिकित्सा शास्त्र की 8 शाखाएं होती थी। इस शिक्षा के लिए अलग से उपनयन संस्कार किए जाते थे। अलग इसका मतलब व्यवस्था थी इस शिक्षा की।
क्योंकि चिकित्सा की आवश्यकता तो हर मनुष्य को पड़ती है और आयुर्वेद से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। उस समय जो सैनिक होते थे, युद्ध चलते थे, उनमें भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी और आम जीवन में भी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती थी। यह अनुमान किया गया जा सकता है कि चिकित्सा की तरह अन्य महत्वपूर्ण लौकिक जो विषय हैं, वर्ldly विषय हैं जीवन जीने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए भी विशेषज्ञों द्वारा ही वो भी दी जाती थी। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, बढ़ईगिरी, बुनाई, लोहार की कला, कुम्हार की कला, अन्य प्रकार के बर्तन बनाने की कला, हथियार बनाने की कला इत्यादि उपयोगी विधाएं शुरुआत में परिवारों में और निपुण कारीगरों द्वारा सिखाई जाती थी। कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जब संगठित और बड़े पैमाने पर होने लगा तो व्यावसायिक समुदाय जो थे, उन्होंने विशेष कला या शिल्प में युवाओं को प्रशिक्षण की जिम्मेवारी भी उन्होंने ले ली थी। इस तरह हमने आज करिकुलम के बारे में पढ़ा और शिक्षण व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि उस समय किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था थी, पाठ्यक्रम किस प्रकार के थे। और अगले जो हमारा रहेगा उसमें शिक्षण संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण जो संस्थाएं हैं वो कहाँ कहाँ थी, इसके बारे में हम जानेंगे और विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।